नमस्कार, सीधी लकीर विद धीरेन्द्र पुंडीर में आप सभी का स्वागत है। यूं तो चुनाव में हर एक सीट का महत्व होता है, हर एक सीट मायने रखती है, लेकिन कुछ सीट ऐसी होती हैं जो न केवल अपनी पार्लियामेंट्री इलाके को पार करके राज्य और राज्य से बाहर पूरे देश में जिनके परिणामों पर निगाह टिकती है, और उनमें भी कुछ सीट ऐसी होती हैं जिनमें सिर्फ कैंडिडेट का नाम आता है और लोगों की दिलचस्पी उस पर बढ़ जाती है। हम बात कर रहे हैं आज हैदराबाद की उस सीट की जिस पर अगर इस देश की 10 हॉट सीट गिनी जाए तो वो सबसे उन 10 में शामिल होगी। इस हॉट सीट पर, और इसको सिर्फ इसलिए नहीं कि इस पर एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी चुनाव लड़ रहे हैं, वो तो लगातार 2004 से जीत ही रहे हैं। इस बार ऐसा क्या है? क्योंकि इस बार एक ऐसा चेहरा बीजेपी ने दिया है जिसको देखने के बाद मुझे लगता है राजनीतिक पंडित भी आश्चर्य में भर गए, क्योंकि ये एक ऐसी सीट थी जहां वेंकैया नायडू चुनाव हार चुके हैं और उसको जीतने की जिम्मेदारी दी गई है। इस चेहरे को आज हमारे पास विशेष मेहमान हैं माधवी लता। उनसे बात करते हैं और समझते हैं आखिर किस तरह से जीत की ये बुनियाद लिखेंगी। नमस्कार माधवी जी, कैसी हैं आप? नमस्कार भैया, बहुत बढ़िया है हम। देखिए, एक सवाल ये है, आपसे इतने ज्यादा सवाल पूछे जा चुके, बल्कि मैं ये कहूंगा कि शायद आपको जो एक हम लोग सुनते थे जूलियस सीजर के लिए, लेकिन आपके लिए एक नई का मैंने थोड़ा सा उसको चेंज किया है। माफी चाहूंगा कि मैं आई, मैंने देखा और मैं छा गई। मीडिया की इतनी अटेंशन आपको कैसी लग रही है? बहुत सच्चा लग रहा है। मैं अच्छा नहीं कहूँगी, सच्चा लग रहा है, क्योंकि ये मीडिया एकमात्र ऐसा एक माध्यम है जिससे सारा देश और दुनिया को सच जानने का हक है। और जब ये माध्यम अपना काम करते चले जाता रहता है तब सूरज के किरणों के जैसा सच्चाई भी फैलते चली जाती है। बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। आज उस मीडिया की शक्ति से मैं जुड़ गई हूँ सच्चाई को चारों ओर बिझाने के लिए। अच्छा, आप हैदराबाद में वोट मांग रही हैं भाग्यनगर के लिए, कुछ असमंजस नहीं लग रहा है? क्योंकि हैदराबाद में बीजेपी एक विजय लक्ष्मी की तलाश कर रही थी और भाग्यनगर में जो है एक उसको नाम को भाग्यनगर एक शहर को तलाश कर रहा है। क्या दोनों मिल गए हैं आपके रूप में? लक्ष्मी का अष्टरूप होते हैं, उसमें भाग्य लक्ष्मी भी है, धैर्य लक्ष्मी भी है, विजय लक्ष्मी भी है। तो अब की बार हम सारे अष्ट लक्ष्मियों का एक लक्ष्मी बनाकर विजय महोत्सव मनाएंगे। आपने इस सीट को, जैसे जब आपका नाम आया, देखिए मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि ये सब चीजें दर्शक जान चुके हैं, लेकिन मैं ये सोच रहा हूं तब से कि आपने असदुद्दीन ओवैसी को हराने का जो प्लान बनाया है वो कोई आसान तो नहीं है। वो नहीं लगता कि 2 मार्च को एक नाम आया और आपने तैयारी शुरू कर दी हो, ऐसा तो नहीं लगता। विश्वेश्वर नाथ की आप बहुत ही भक्त हैं, श्रद्धा उन पर बहुत रखती हैं। एक बात जरूर दर्शकों को बताइए कि आपने ये सोचा कब था कि आप असदुद्दीन ओवैसी को हरा सकती हैं? बात जीत या हारने की नहीं था। मेरे बचपन से ही असदुद्दीन ओवैसी जी या एआईएमआईएम के बर्ताव पर काफ़ी अलग किस्म की सोच विचार था। अच्छा कभी नहीं लगा मुझे, क्योंकि हम उस इतिहास के भागीदार रह चुके हैं जहाँ पे हमने बहुत बार कर्फ्यू, दंगा फसाद देख चुके हैं, अलग अलग उम्र के एक युवती के तरह बचपन से लेकर। तो ये मुझे कभी अच्छा नहीं लगा। एज ए पॉलिटिकल पार्टी मुझे इनका व्यवहार, बर्ताव अपने देश के प्रति कभी ठीक नहीं लगा, कभी धर्मबद्ध नहीं लगा। तो ये भावना उनके प्रति कभी भी और ही और बढ़ता गया है। जैसे कि आप देखिए कि वो अगर वोटों को जीतना चाहते हैं तो कभी वो अच्छे बातों की या तरक्की के बात, अभिवृद्धि के बात तो कभी कहते हुए हमने सुना ही नहीं। बचपन से भड़काऊ बातें ही सुनते आए हैं। एक 10 साल की उम्र है, 8 साल की उम्र है, 16 साल की उम्र है, 25 साल की उम्र, आज 50 साल हो गए मुझे। बदलाव तो कहीं दिखा ही नहीं है। उनके पार्टी कभी भी लोगों को जोड़ने की बात नहीं कहती है,
लोगों को सिर्फ तोड़ने की बात करती है। आप बताइए, पूरा पाकिस्तान और भारत देश का बंटवारा तो इसी नाम पे तो हो गया था ना, हिंदू मुसलमान का। अभी फिर जब भारत देश बन गया है, हिंदुस्तान बन गया है, अब फिर कौन से फिर बंटवारे के जैसा बात करने लग गए आप? अलग करना है मुसलमान को, उनका वो जो देश में वो बसते हैं उसी देश में आप फिर से एक अलग कर रहे हो, एकत्रित कर रहे हो एक जगह। अब ये देश के लिए आप कहाँ देशभक्त हो गए? आप ऐसा लगता है आप कोई दूसरे देश के आकर इस देश में बसे हो। लगता नहीं कभी भी मुझे वो भारतीय है। आप बहुत बड़ी बात कह रही हैं, लेकिन एक चीज तो आपने पहली जीत तो हासिल मौका की। मिला है, आज तो हमको मौका मिला है सच्चाई को प्रकट करने के लिए, बस। जी, मैं एक बात ये समझना चाहता हूं कि अगर आप इसको ये देखती हैं कि बी टीम अक्सर कहा जाता था, तो पहली लड़ाई तो आपने तब जीती जब हैदराबाद को इस देश की सुर्खियों में ला दिया, क्योंकि कोई ये मानता नहीं था। वहां तो भगवंत राव जब जिस तरह से जीत हारे थे 3 लाख वोटों से, और पिछली बार की जो हार का उनका बीजेपी के वोट का अंतर है वो भी नीचे चला गया था, वहां अचानक आप आई और आपने हैदराबाद को पूरे पटल पर लाके रख दिया। और दूसरी कामयाबी आपको तब मिली जब आपने बी टीम आपकी थी और उनको दूसरी तरफ भेज दिया। भैया, मैं आपसे एक ही बात कहूंगी, वैसे तो असद जी को हक तो बनता है ना पूरा देश में कहीं पे भी जाकर अपने उम्मीदवार को खड़ा करने के लिए, बनता है नहीं बनता है? अभी मैं उनके तरफ बात करूंगी, असद जी के तरफ बात करूंगी मैं। अरे जहाँ चाहे वो जा सकते हैं, उम्मीदवारों को ठहरा सकते हैं। अरे ये तो जाति हो गया, उनके पीछे पड़ जाएंगे और कहेंगे आप बी टीम हो, बी टीम हो। अरे उनको सांस लेने दीजिए भाई, जहाँ जाइए वहाँ जाते हैं जाने दीजिए, उम्मीदवार को खड़ा करने दीजिए। जहाँ वो ठहर रहे हैं वहाँ कांग्रेस भी ठहर रही है, वहाँ पे भाजपा भी ठहर रही है। अरे उनके वोट तो काटने वाले कांग्रेस हैं, उनका आपस का प्रॉब्लम है जहाँ जहाँ वो जाते हैं। अभी वैसे तो उनका ही तो कहना है ना भैया कि मुसलमान हमको वोट नहीं देते हैं, तो कौन से वोट को तोड़ रहे बताइए आप? हमारे तो जो भाजपा को डालना है वो भाजपा को डाल रहे। अच्छा, वो बी टीम तब बन सकते हैं अगर वो उनके वोट्स भी हमको दे दे रहे। वो बी टीम कैसा हो सकते हैं हमारे लिए? वो थोड़ी हिंदुओं के वोट छीन रहे, या मुसलमान वैसे कभी हमको डालते नहीं है, वो उन्हीं का कहना तो है। अभी मैं कहती हूं वो कांग्रेस का बी टीम है, तो आपने क्योंकि कांग्रेस अब को और तक उनको एक साथ हैदराबाद में लाके खड़ा कर उम्मीदवार दिया। को खड़ा नहीं किया कांग्रेस ने। हाँ तो बताइए, हमारे अभी पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्युएंसी में आज तक तो वो लोग उम्मीदवार को नहीं ठहरा है। बताइए क्यों? नॉमिनेशन का भी दिन नजदीक पड़ गए, आज तक कांग्रेस से कोई उम्मीदवार बाहर नहीं निकला। इतने दिन तक वो कहते रहे कि आप जो है, आपके लिए कोई चर्चा नहीं थी, लोग ये कह रहे थे कि असदुद्दीन ओवैसी बाहर नहीं निकले, और उन्होंने आपका एक भी बार नाम नहीं लिया। लेकिन जब वो आए तो उन्होंने कहा आप मुस्लिम औरतों को बदनाम कर रही हैं, क्योंकि 3 तलाक से लेके तमाम हिजाब और बुर्का, उन्होंने तमाम इश्यूज पर अगर आपका नाम लिया तो पहली बार ये लिया कि आप मुस्लिम औरतों को बाहर बदनाम कर रही हैं। ये किस तरह का पहला बयान आपको लगा? जरा सोच समझकर समझदारी से एक बैरिस्टर बात करने का उम्मीद करती हूँ मैं। वो कहते हैं मैं मुसलमान औरतों को बदनाम कर रही हूँ, तो उसका वजह भी तो कुछ बोला होगा ना उन्हें। अभी मैं बताऊंगी कि असदुद्दीन जी इस देश के ही नहीं है, यहाँ के सिटीजन नहीं है, तो लोग समझेंगे ना क्या पागल बता रही है ये औरत, क्या बात कर रही है, मन में माए जैसा बात कर रही है। तो मैं भी वही कहूँगी, क्या कहकर मैंने बदनाम किया औरतों को? ये कहकर कि उन सारे ट्रिपल तलाकों पर जिन औरतों का जिंदगी बर्बाद हो रही है, उनको बचाना हमारा जिम्मेदारी बनता है, उनका सहायता करना हमारा जिम्मेदारी बनता है।
मैं 5 साल पहले यही हैदराबाद से तकरीबन 1 लाख रुपए का फंड मैंने दी थी सारे उन औरतों के लिए जो ट्रिपल तलाक के हवस हो गए थे। अब बताइए, मैं पैसा देकर उल्टा उनको बदनाम कर रही हूँ, उनके घर राशन पहुंचा कर उनको बदनाम कर रही हूँ, उनको मेडिकल कैंप्स कर कर फ्री मेडिसिन देकर बदनाम कर रही हूँ। 1008 नॉर्मल डिलीवरीज फ्री देकर बदनाम कर रही हूँ मुसलमान औरतों को। ऐसा भी कोई बदनाम करता है भैया तो पहले हमको सबको जानना चाहिए। असदुद्दीन जी का तो अलग ही एक तरीका है जीवन जीने का, ये मुझे नहीं पता। ये जो वहां आपने सवाल उठाया सबसे बड़ा कि भाई इतने लाख बोगस वोटर हैं, लेकिन क्या बोगस वोटर की पहचान जो चुनाव आयोग करता है वो भी फेल रहा? बीच में सरकारें अलग अलग राज्य सरकार है, हालांकि आपका ये बात बिल्कुल सही है कि राज्य सरकार पे ओनस आता है क्योंकि उनके ऑफिसर्स वहां जाते हैं, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि 84 से जो परिवार वहां जीतता रहा हो उसका कोई ना कोई फुट होल्ड तो होगा वहां? हाँ भैया, इसके 2 प्रकार के होल्ड है। पहली तो ये है, जब डीलिमिटेशन करवाया गया था तब कांग्रेस के मुख्यमंत्री डॉक्टर राजशेखर रेड्डी यहाँ पे थे। ये हम सब जानते हैं, जब भी कोई गवर्नमेंट यहाँ पे राज्य में आता है वो असदुद्दीन जी से मिल जाते हैं क्योंकि खुद के दोनों का बहुत ही फायदा होता है। अब ये उसके बारे में बात करेंगे तो एक अलग सीरियल बन जाएगी अपना। जितने ये वक्फ बोर्ड लैंड जब्त कर लिए हैं, आपस में बांट लिए हैं, जिसको दे दिए हैं, घर बना लिए हैं, उसमें अपार्टमेंट्स बना लिए, कॉलोनीज बना दिए, वो एक प्रकार का पूरा एक सीरियल है। आप एक 10-11 एपिसोड्स बना सकते हैं उसके ऊपर, वो मुद्दा बाजू रखते हैं। इन दोनों की दोस्ती में, यानी किसकी, AIMIM असदुद्दीन जी का और कांग्रेस के राजशेखर रेड्डी जी का दोस्ती के दरमियान ये डीलिमिटेशन में ये लोग बहुत ही बड़ी बदमाशी की है लोगों ने। पूरे जितने भी हिंदू एरिया था, जैसे कि चेवड़ला एक भाग इसमें था, तो इस प्रकार के जो थे, कारवान का एक हिस्सा जहाँ पे अच्छे हिंदू पॉपुलेशन था, ये 2-3 जगह जहाँ पर हिंदू पॉपुलेशन है डीलिमिटेशन में उसको निकाल दिया गया है। और बहादुरपुरा याकतपुरा का मुस्लिम पॉपुलेशन जहाँ है उसको इसमें ऐड कर दिया गया है ताकि असदुद्दीन के लिए जीत आसान हो जाए। अभी जितने हिंदू गए और जितने मुसलमान आए वो नंबर का गफला किया गया है। इलेक्टोरल में गफला और क्या बोलते हैं बोगस वोट्स ऐड कर कर, क्योंकि डिलिमिटेशन में आपको कैसा पता चलता, आप जब जो भी करना है उसी टाइम पे गफला करना है। थोड़ा भाग तब किया गया था। अब सब क्या समझ रहे थे, नहीं भाई हिंदू एरिया कम हो गया, मुस्लिम एरिया का बढ़ोतरी हो गया, इसलिए इतने सारे वोट से, तो ताकि लोग उंगली ना उठा सके, वो लोग इसी में मंडराते रहे ये समझकर, नहीं अब ये मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया हो गया। फिर बाद में फेज 2 जब मोदी भैया 2014 में उनका मोदी जी का जो रट चला था, उनका नाम स्मरण चला था, तब ये लोग और डर गए थे कि अरे इतने करने के बावजूद भी मोदी सरकार आ जाएगा। आप बताइए 2014 में ऐसा कैसा एकदम जो आप डिफरेंस देखोगे वोटों का, तकरीबन 4 लाख से बढ़कर वोट्स बढ़ गए थे वहां पर। ऐसा कौन सी दुनिया है कि इतने बच्चे पैदा हो जाएंगे? बच्चे पैदा होंगे तो भी आपको इतने वोटर नंबर तो नहीं आएंगे ना, 18 क्रॉस तो नहीं हो जाएंगे ना। इतने लोग कहां से आ जाएंगे भैया एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में? ये एक बिना लोगों के ध्यान में लाते हुए ये लोग आराम से अपने अपने मिलकर कर दिए। जहां पर भाजपा के कार्यकर्ता ने आवाज उठाने की कोशिश बार बार की थी। GHMC को, यहाँ के जो ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपैलिटी कॉरपोरेशन बोलते हैं इस राज्य का, तब तो समय के आंध्र था, यानी आंध्र तेलंगाना मिले हुए थे, वो राष्ट्र के बारे में बता रही हूं मैं।
वहाँ का यहाँ पे तेलंगाना, यहाँ पे जब भी हैदराबाद जो कैपिटल सिटी भी तब भी हैदराबाद ही था, वहाँ पे यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट को भाजपा के लोग बार बार बताते गए, भाई देखिए ये गलत हो रहा है, बोगस वोट्स बढ़ते जा रहे हैं और हिंदू के वोट्स इलेक्टोरल उसमें भी ये लोग जीएचएमसी में घटाते जा रहे हैं। भैया ये छोटी मोटी बात नहीं है, ये लोग एक कैसे बोलते हैं, एक वक्त के अनुसार ऐसे करते गए ताकि ये इसके आदी हो जाए हम, और दिमागी तौर पर हम समझ ले ये लोग कैसे भी जीत जाएंगे। इसके अलावा ये और एक भी बदमाशी करते हैं, हिंदू के वोट्स एन वक्त पर फेंक देते हैं। यानी मतलब जैसे कि मैं जिस घर में रहती हूँ, अगर हम 6 लोग रहते हैं तो मेरे बगल का पोलिंग बूथ में 3 वोट जाएंगे और दूसरे कहीं पोलिंग बूथ में 3 वोट्स फेंक देते हैं। उतना क्यों भैया, हमारे यहाँ मलकपेट कॉन्स्टिट्यूंसी में सिंगरेणी कॉलोनी है, उन सारे वोट्स जो वो लोग यहीं पे रहते हैं, लंबाड़ा बंजारन जो एसटी कहते हैं, उनके वोट 4 किलोमीटर दूर में रहता है। कभी आप सुना है ये बात ऐसा? कहीं दूर, इतने दूर इंसान जाके वोट डालते हुए। और एक काम भी करते हैं लोग, मैं बताते जाऊंगा तो कहीं अंत भी नहीं होगा। जिस दिन पोलिंग होता है 144 सेक्शन होता है ना, यहाँ पे उसका अमल नहीं होता है। आप याकुतपुरा बहादुरपुरा की जगह पे जाइए, आप 3 बजे 4 बजे को भी, जैसे एक क्या बोलते ना, ये कोई त्योहार मना रहे कोई, इस प्रकार से गाड़ियां आते रहते जाते रहते रोड के ऊपर, नज़दीक नज़दीक जगहों पे पोलिंग बूथ्स रहते हैं। और एक बात बताती हूँ मैं आपको, ये ऐसे गलियों में रखते हैं जहाँ कम से कम मैं गाड़ी तक नहीं जाती, कार तक नहीं जा सकता। इसका मतलब मैं बाहर ही छोड़कर वहां से पैदल जाना पड़ता है। और एक बात बताती मैं आपको, घरों में रखते हैं ये लोग पोलिंग बूथ्स। आप कितना झेल कर बताइए कोई इंसान सच्ची से धर्मबद्ध वोट डाल सकता है? अच्छा, आप उनकी कमजोरियां तो बता रही हैं। पोलिंग बूथों में तकरीबन 1000 माइनॉरिटी एरियाज में रहते हैं। और माइनॉरिटी एरिया में अगर हमारा बच्चा एजेंट बैठ भी जाए, इतना डराते हैं उसको कि वो कुछ काम ही नहीं कर पाता है। कभी कभी ये नकारते हैं जाने के लिए, बोलते अम्मा हम नहीं जा सकते, नहीं बैठ सकते वहां पर। अगर वहां का पुलिस को आप बता दें, खुद हमारे ऊपर ही वो लोग पुलिस केस डाल देते हैं। अब ये भी सुना है कहीं आपने? मुझे तो नहीं पता, हमारे यहाँ तो होता ही है। अब जाके आप बोलोगे कैसा आप ऐसे कर रहे हो, तो धमकी स्टेट पुलिस से मिल जाती है। ऐसा कर रहे हो बच्चा, कोई ना केस में तेरे को डाल देंगे। मेरे हिसाब से नया नहीं है ना अपने पास, ये होते रहता है। अच्छा, इन सारी दीवारों को तोड़कर 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 जाऊंगी मैं। आप और पहुंचेंगी, जीत कर ये बात आपका विश्वास बताता है कि आप पूरी ताकत के साथ जुट रही हैं। और ये तैयारी, मैं फिर कह रहा हूं, ये तैयारी कोई 2 मार्च के बाद की तैयारी नहीं है, ये तैयारी आपकी पहले से है, क्योंकि आप ये एक एक चीज इतना आसानी से 15 दिन में नहीं कर रही हैं। लेकिन मैं एक बात और आपसे समझ, आपने उनकी कमजोरी बता दी, जरा आप ताकत बता दीजिए, उनकी ताकत क्या है? असदुद्दीन ओवैसी की ताकत भी आप बता दीजिए। क्या एक उनके भाई भी हैं अकबरुद्दीन ओवैसी, जरा उनकी भी ताकत आप बता दीजिए। भड़काऊ, हाँ जी बता देंगे। दोनों भाइयों का सदियों से आ रहा है, उनके पुरखों से आ रहा है, पुरखों से भड़काऊ भाषण देना। कई बार पुलिस अरेस्ट भी कर चुके हैं इनके दादाजी को भी, जिस प्रकार के भड़काऊ भाषण देते हैं इनके पिताजी भी। ये लोग सिर्फ अनपढ़ मुसलमानों को, गरीब मुसलमानों को एक ही उम्मीद दिला रहे हैं। कभी कभी थोड़ा बहुत पढ़े हुए, जैसे कि 6वां कक्षा पढ़ा हुआ है, वो 10वीं कक्षा फेल तक जब आ जाता है तो बहुत बड़ी पढ़ाई है उनके लिए ये बात। रिक्शा चलाने वाला बेचारा ऑटो तक पहुंचता है, बहुत बड़ी उनके लिए एक कई साल, 30 साल 40 सालों में रिक्शा चलाने वाला ऑटो चला देता है, तो ये तरक्की क्या कहे, वाह। ऐसे सारे लोगों को इकट्ठा कर कर ये लोग जिस प्रकार के भड़काऊ भाषण देकर उनको यही एक दिल में एक विष का बीज बोझ दिए लोग, ये कहकर कि हम आप लोग इस धरती पे यहाँ पर भारत देश में जी सक रहे इसीलिए क्योंकि मैं मुसलमानों के लिए ठहरा हूं और हिंदुओं के लिए मैं नफरत दिखाता हूं।
जितने ज्यादा गालियां ये हिंदू देवताओं को, देवियों को देते हैं, हमारे संस्कार और संस्कृति पे देते आएंगे, ये मुसलमान भाई समझते हैं अरे वाह अकबर भाई में बहुत हिम्मत है, असदुद्दीन भाई में बहुत हिम्मत है, ये लोग देखिए हमारे लिए हिंदुओं को गाली दे रहे हैं। यह है इनकी राजनीति। इनकी राजनीति और एक भी है, औरत को दबा के रखना। क्योंकि अगर आपके यहाँ कोई बड़े हैं, क्योंकि यूपी है तो आपके यहाँ मुसलमान बड़े अच्छे पढ़े लिखे बहुत सारे ऐसे अच्छे सज्जन पुरुष भी हैं मुसलमानों में। उनसे आप पूछ लीजिए, जिस शरीयत के बारे में ये लोग आज बात कर रहे हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ में, जिसमें औरत को ट्रिपल तलाक या औरत को दबा के रखे हुए हैं, ये किसी, मेरे हिसाब से ये फतवा आलमगीरी से निकाला गया है। और बताइए फतवा आलमगीरी किसने लिखवाया है? औरंगजेब ने लिखवाया है। कैसे लिखवाया औरंगजेब ने? एक 500 लोगों को अरब से लेके आकर, एक 100 लोगों को इराक से लेके आकर, एक 100 लोगों को पाकिस्तान के उस गढ़ के वहां से लेके आकर, पता नहीं कहां कहां से लोगों को, मर्दों को लेके आकर बिठाकर औरतों को तबाह करने के लिए फतवा पढ़ लीजिए। कोई पढ़ सकते हैं तो पढ़वाइए कोई मुसलमान ऐसे सज्जन महापुरुष से जिनको समझ में आता है। इंग्लिश में, उसके अंग्रेजी में ट्रांसलेशंस भी है। आप जितने चाहिए उतने औरतों को शादी कर लीजिए, औरतों को दबा कर रखिए, कुचल कर रखिए, उनको कोई भी हक नहीं देना। ये तो फतवा आलमगीरी से निकला है ना, इसको मानते हैं लोग। जाके 21वीं सेंचुरी में, 21वीं शताब्दी में इतना तरक्की कर आगे निकल जा रही है। सऊदी अरेबिया में खुद लोग मान रहे हैं कि औरत को मिस सऊदी अरेबिया बनना चाहिए। आप ऐसे बात करते हो कि निकाह रखकर आप वोट डालने जाकर अपना सूरत दिखाना नहीं चाहते हो, तो वो वोटर आईडी कार्ड कैसा बना लिया आपने बिना सूरत दिखाए? वो आधार कार्ड कैसा बना लिया आपने बिना सूरत दिखाए? अब मैं ये बात पूछती हूं तो मैं बदनाम कर रही हूं? अच्छा, आप मुझे और एक बात बताइए, सारा भारत देश में क्या लेडीज गए क्या फोटोग्राफर्स आधार कार्ड का फोटो खिंचाने के लिए, खींचने के लिए? बताइए आप, ये सवाल के पास अगर जवाब है तो आप। पूरे मुसलमान 70 करोड़, क्या मुसलमान औरतों का फोटो सिर्फ मुसलमान लेडी ही खींची थी क्या आधार कार्ड बनाने के लिए, वोटर आईडी बनाने के लिए? ये सवाल हम पूछते हैं, सच को बाहर निकालते हैं तो उनको खटकेगी ना भैया। क्यों? वो लोग इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने रिक्लेम आवर टेम्पल से शुरू किया, आपका लोपामुद्रा चैरिटेबल ट्रस्ट है, उसके अलावा लथा फाउंडेशन है, वो सब थे, लेकिन आपका रिक्लेम आवर टेम्पल्स जो था, जिसमें आपने उन तमाम मंदिरों को जाकर दोबारा से उनमें पूजा शुरू कराई जो 150 साल 200 साल 300 साल पुराने, और वहां कोई जाता नहीं था। तो उस वक्त जब आपकी छवि सनातनी बनी कि एक कट्टर सनातनी है जिनके पास भाषाई दक्षता है, मतलब भरतनाट्यम की तो आप हैं ही, अब दर्शकों को कोई चीज आपके बारे में दरअसल नहीं पता चलेगी, क्योंकि आपने अपने बारे में इतना ज्यादा, पूरे देश के लोग अब आपके बारे में जानना चाहते हैं। भरतनाट्यम में आप दक्ष हैं, रिक्लेम आवर टेम्पल से आपने शुरू किया, सनातनी छवि और भाषा ही आपकी ताकत है, भाषा आप हिंदी भी इतनी अच्छे से बोल रही हैं। तो आपने जब प्रधानमंत्री मोदी उस समय ढूंढ रहे होंगे, हैदराबाद के लिए तो ढूंढा गया होगा नाम, आपका संपर्क कैसे हुआ बीजेपी से? मतलब आपने कैसे, देखिए आप ये मत कहिए कि आपका नाम अचानक आ गया, मुलाकात तो आपसे हुई होगी, बात तो हुई होगी। अब आपको बताना है दर्शकों को कि आपने कब ये सोच लिया कि आपको इतना बड़ा गढ़ ढहा देना है। भैया, हम तो रामचंद्र का नाम लेकर निकलने वाले हैं, शंकर भगवान का आराधना कर आगे बढ़ने वाले हैं, माता रानी का निरवधिक मंत्र जप करने वाले। हमको झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है? हमने कभी भी कोई भाजपा पार्टी में नहीं आए थे, हम कभी भी मोदी भाई को नहीं देखे थे। बस आप जैसे सुने भैया, हम भी हमारा नाम वैसे ही सुने। क्या इतना हक नहीं बनता प्रधानमंत्री जी को आम जनता से किसी को चुनने के लिए, उनका काम देकर? बताइए तो सही। आपको तो मालूम है प्रधानमंत्री जी कैसे सोचते हैं।
फटक बोलकर एक निर्णय लेते हैं प्रजा के लिए, बिल्कुल नहीं सोचते हैं कि इसका ये क्या है, अगर इसमें सच है तो आगे बढ़ते रहते हैं प्रधानमंत्री जी। उनको प्रजा का संरक्षण करना, प्रजा का सेवा करना, देश को आगे बढ़ाने के अलावा उनको मेरे हिसाब से शायद कुछ भी नहीं रहता है। इसीलिए अपने निर्णय इतने क्या बोलते हैं एकदम बढ़िया निर्णय लेते हैं, दम भरे निर्णय लेते हैं। जब मुझे चुने थे वो, मुझे भी नहीं मालूम था वो मुझे चुन रहे थे। मैं आपको मान लेता हूं कि आप एक बहुत बेहतर पॉलिटिशियन है, सुलझी हुई पॉलिटिशियन है। आपको एक सवाल मैं दरअसल समझना चाह रहा हूं कि अगर प्रधानमंत्री मोदी एक बहुत बड़ी ताकत है, तो आपको भाग्यनगर में पिछली बार मुख्यमंत्री योगी की जो रैलियां थी, आपको लगता है कि इस बार भी आप उनसे रैली की उम्मीद कर रही हैं? भैया, जब बड़े कुछ काम और दायित्व देते हैं तो हम जैसे उम्मीदवारों का जिम्मेदारी यही बनता है कि हम अपना काम करते निकल जाना चाहिए। जिन प्रधानमंत्री को इतना ज्ञात है कि हमें टिकट देना चाहिए, तो उनको भी मालूम होगा कि योगी भाई को भी जाना है, किसको भी जाना है। हाँ, अगर हम चाहते हैं तो सबको चाहेंगे। हमारा चाहत तो ऐसी ही इतनी बड़ी हो जाएगी, हम मोदी भाई को भी चाहते हैं, योगी भाई को चाहते हैं, अमित भाई को चाहते हैं, हम नड्डा भाई को चाहते हैं, हम चाहते हैं ये सब लोग आ जाए यहाँ पर। लेकिन क्या, कब, कैसे करना है, ये प्रधानमंत्री बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। हम उनके ऊपर किसी प्रकार का दबाव नहीं डालना चाहते हैं। हम अपना कर्तव्य निभाते आगे बढ़ेंगे, यही हमको दायित्व दिया गया है। हम ये करते जाएंगे 100% माता रानी का नाम लेकर। अब इसके लिए क्या जोड़ना है, क्या करना है, बड़े हैं, पूजनीय हैं, प्रधानमंत्री स्वयं जानते हैं। अच्छा, मैं आपके सामने कुछ एक हार्ड बात ये तो आपकी हौसले की बात हो गई, ये आपके काम जो आपने किए उनकी बात हो गई, लेकिन एक हार्ड क्वेश्चंस मैं आपके साथ करता हूं कि अगर आप मलकपेट में जाते हैं तो 2009 से एआईएम एमआईएम लगातार जीत रहा है, करवान में जाते हैं 99 से लगातार जीत रहा है, गोशा महल एकमात्र सीट है जहां राजा सिंह 2014 से उस सीट को बीजेपी के लिए दिए हुए हैं। इसके बाद चार मीनार में तो आप 1967 से बीच में कुछ एक आते हैं, उसके बाद से लगातार इस फैमिली का कब्जा है, अगर मैं एआईएम नहीं कहता हूं। 1999 से चंद्रायन गुट्टा में ये कब्जा है, 64% वोट उनके पास थे। 94 से याकूतपुरा में है, 2009 से बहादुरपुरा में है। बीजेपी को कहीं 13% वोट है, कहीं 10% वोट है। ये जो इतना बड़ा आपके अगेंस्ट गणित है, उसको सुलझाने के लिए आपके पास क्या है, उसको कैसे सुलझाएंगी? ये बहुत बढ़िया सवाल आपने किया है। अभी 10 साल पहले कांग्रेस ही तो था अपने पास। अभी क्या है कि ये 10 सालों में जिस प्रकार के मोदी भाई ने कितने ही सारे अच्छे कार्यक्रम करे थे, योजनाएं लाए थे, मुसलमान औरतों के लिए इंस्टेंट ट्रिपल तलाक रद्द करवा दिए हैं, यूसीसी लेके आना चाह रहे हैं, तो इन सारे अच्छे काम के वजह से पूरे भारत देश में, एकमात्र ऐसा लोकसभा नहीं है, हैदराबाद का पूरा भारत देश में एक नया सोच विचार मुसलमानों में आगे आया है। दूसरी बात यह है कि हिंदुओं में भी एक हिम्मत जागृत हो गई है। अभी आप 2023 यहाँ का लोकल असेंबली का देखिए, एआईएमआईएम का परसेंटेज घटा है और पूरा तेलंगाना में हमारा परसेंटेज बढ़ गया है। इससे पता चलता है कि अब की बार इलेक्शंस उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो आपने पसमानदा, मुस्लिम महिला और हिंदू वोट, ये एक अपना गणित बनाया है। शिया को भी अपना गणित बनाया, बोरा कम्युनिटी को भी अपना गणित बनाया, अहमदियों को भी अपना गणित बनाया है, आगा कम्युनिटी को भी अपना गणित बनाया है। 55 में हिंदू से जो मुसलमान बनाए गए थे उनका भी हमने गणित बना लिया है। जो ट्राइबल्स हैं जो मुसलमान बने उनका भी हमने गणित बना लिया है। जो सुन्नी में अपने दरगाह बनाकर जिन दरगाहों का वक्फ बोर्ड का लैंड खींच लिए ये लोग, उनको भी हमने अपने गणित में बना लिया है। सारे हिंदू तो हैं ही अपने गणित में। अब आप बताइए। आपके पास जीत का गणित बड़ा है। असद जी और अकबरुद्दीन जी जो छोड़कर हमने सभी को अपना गणित बना लिया।
हाँ जी। अच्छा, अगर वो भी डर वोट क्यों डालते रहे? हैं हमारे लिए तो उनको भी ले लेंगे अपने गणित में। धमकी क्यों मिल रही है? वो कह रहे हैं उनको धमकियां मिल रही हैं और वायु श्रेणी की सुरक्षा आपको मिल रही है, डर उनको लग रहा है। भैया अब इसके लिए मुझे एक नया समाधान आ रहा है, सुनिए आप। इतने सालों से तो वो कभी नहीं कहे थे ना उनको धमकियां मिल रहा है नहीं बात सही? कभी आप सुना है? नहीं सुना है। अब वो कह रहे हैं उनको धमकियां मिल रहा है, औरत से धमकी मिल रहे हैं उनको। इतने कमजोर हो गए उन। मैं आई तो उनको धमकी मिल रहा है। अब ये तो सोचने की बात हो गई, क्योंकि मैं तो नहीं कही कभी भी मुझे धमकी मिल रहा है उनसे। अब उनको लगता है कि मैं आने से उनको धमकी मिल रही है। भैया ये तो बहुत बड़ी सोचने की बात है कि वो एक औरत पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि धमकी दे रही है। जैसे कि वो कहते हैं मैं उनके मुसलमान औरतों को बदनाम कर रही हूँ, तो वो भी तो मुझे भी बदनाम कर रहे हैं ना। तो इसके बारे में तो अभी सोचना पड़ेगा कि वो हिंदू औरत को बदनाम करेंगे कि धमकी दे रही कहकर। धमकी तो मुझे कहना चाहिए, क्योंकि वो तो किसी को अपने गढ़ में आने तक नहीं देते हैं ना कैंपेनिंग करने के लिए। हमारे शहजादी को जो पिछले बार जब वो इलेक्शन पे ठहरी थी तो पत्थर फेंका गया औरत के ऊपर। कांग्रेस के जो एमएलएज वहाँ पे आए थे इसके बहुत पहले, जब वहाँ पे कैंपेनिंग करने के लिए उनका कार रोका गया, उनको मारा गया। टीआरएस के मुसलमान एमएलए आए तो उनको भी मार दिए वो लोग, डंडी से मारे, पत्थर से मारे। अभी कौन किसको दे रहे साहब धमकी? हम तो उनसे हिम्मत वाले निकले, कम से कम कह तो नहीं रहे धमकी दे रहे कोई हमें। हम अपने काम करते निकल जा रहे, कम से कम हम कैमरा के सामने तो नहीं कह रहे, जो भी है सहन ले रहे हम। लेकिन वो कहते हैं हम धमकी दे रहे, हमको बदनाम करने निकले। अब तो लोगों को ही समझना चाहिए ये बात। हम क्या आखिरी सवाल है कि कितने बड़े हैं वो वोटों से, एक आखिरी सवाल है और सवाल के बाद मैं एक आपकी 2 लाइनें जरूर सुनना चाहूंगा, अक्सर जिस भजन को आप सबसे ज्यादा पसंद करती हैं। लेकिन सवाल पहले यह है कि आप कितने वोटों से जीत रही हैं? आज तक तो 1,50,000, तो ठीक है आपके लिए, और एक 10,000 बढ़ा देते, 1,60,000। आप जीत इस तरह से जीत बढ़ा है रही हैं कि भैया, मुझे लग जीत रहा है कर कि दिखा देंगे हम। जी, एक आपका जो सबसे पसंदीदा भजन है, अगर आप गुनगुना सकें दर्शकों के लिए तो शायद अच्छा लगेगा सबको। वैसे तो मुझे बहुत हर भजन बहुत पसंद है, लेकिन अब तक शंकर भगवान का गाया नहीं हमने, तो आज शंकर भगवान का गा लेते हैं। जय जय शंकर हर हर शंकर, जय जय शंकर हर हर शंकर। शंभो शंकर सांब सदा शिव, शंभो शंकर सांब सदा शिव। जय जय शंकर हर हर शंकर, जय जय शंकर हर हर शंकर। काशीनाथा शंभो शंकर, काशीनाथा शंभो शंकर। पार्वती पते शंभो शंकर, पार्वती पते शंभो शंकर। जय जय शंकर हर घर शंकर, शंभो शंकर सांब सदा शिव। शंभो शंकर सांब सदा शिव। बहुत बहुत अच्छा भजन। और इसके साथ साथ हम लोग चूंकि 4 जून को जब फैसला आएगा उस वक्त भी हो सकता है आपसे बात हो आपके समय के हिसाब से, लेकिन इस दौरान मुझे ये कहने में कोई हिचक नहीं कि जिन 10 सीटों पर पूरे देश की निगाह है उनमें से एक सीट आपकी भी है, लिहाजा आप पर हम लोगों की नज़र लगी रहेगी कि आप किस तरह अपनी रणनीति बना रही हैं और किस तरह उस पर जवाब आ रहा है। अगली मुलाकात के लिए शुक्रिया। पूरे यूपी भाई और बहनों से मेरा यही विनम्रता से मैं विनती करना चाहती हूँ, आप धर्म जीतने के लिए, न्याय जीतने के लिए
अपने अपने भगवान से कृपया प्रार्थना करें। धन्यवाद इस मुलाकात के लिए।